दिल का क्या कसूर पार्ट 7। देव ने जैसे ही कैफे के दरवाजे की घंटी को हल्के से धकेला, एक सर्द सी हवा उसके साथ अंदर आई। उसने नीली शर्ट और ग्रे ट्राउज़र पहना हुआ था। हल्की दाढ़ी और वही गहरी आंखें काउंटर की ओर देख रही थीं, लेकिन इस बार रोशनी का चेहरा मास्क में छिपा हुआ था। फिर भी उसकी सांसों की लय, उसके हाथों की हरकतें, सब कुछ न कुछ कह रहे थे। रोशनी ने खुद को संभालते हुए सिर झुकाया और जल्दी से ऑर्डर लेने लगी। 1 ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर। देव की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी, धीमी लेकिन असरदार। उसकी आंखें अब भी उसी मास्क के पीछे झांकने की कोशिश कर रही थीं। एक पल के लिए देव की भौहें सिकुड़ गई थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई थी। ये एहसास, ये सांसें, रोशनी। उसने खुद को झटका दिया। नहीं, वो तो चौहान मेंशन में होगी। वो यहाँ कैसे हो सकती है? उधर रोशनी का हाथ ट्रे की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी उंगलियां काँप रही थीं। कॉफ़ी मग थामते हुए वो हौले से लड़खड़ा गई थी। पीछे खड़ा युवान ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें रोशनी के थरथराते हाथों पर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सांस के साथ, जैसे बिन कहे बोल रहा हो, तुम कर सकती हो रोशनी। देव की नज़रें अब भी रोशनी से हटी नहीं थी। उसके भीतर कुछ खिंच रहा था। अगर वो यहाँ नहीं है तो ये एहसास क्यों हो रहा है मुझे? कॉफ़ी मशीन की आवाज़ के बीच रोशनी की धड़कनें जिसे साफ सुनाई दे रही थीं। उसने ट्रे उठाई और देव के सामने रख दी थी। योर ऑर्डर सर। उसकी आवाज़ सधी हुई थी, लेकिन कपकपाहट अब भी मौजूद थी। देव ने कप उठाया, एक नज़र फिर उस पर डाली और फिर चुपचाप टेबल की ओर बढ़ गया था। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और खुद को समेटती हुई किचन की ओर बढ़ गई थी। देव ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और फिर उठकर बाहर जाने लगा था। जाते जाते उसकी नज़रें एक बार फिर से काउंटर की ओर चली गई थीं, लेकिन रोशनी अब तक किचन की आड़ में छुप चुकी थी। कैफ़े की घंटी फिर से बजी और दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया था। कुछ सेकंड के लिए कैफ़े में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वहीं किचन की आड़ में खड़ी रोशनी अब भी खुद को संभाल रही थी। कुछ ऐसा था जो भीतर टूटता जा रहा था, लेकिन चेहरे पर अभी वही सुकून देने वाली मुस्कान थी। युवान धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज़ अब भी उतनी ही सॉफ्ट थी जितनी उसकी आंखों में चिंता। कौन था वो? युवान ने बहुत ही नरम लहजे में पूछा, जिसे देखकर तुम डर सी गई थी। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस पल भर के लिए आंखें मूंद ली थीं, जैसे खुद को शांत कर रही हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कोई नहीं था, बस मैं थोड़ा नर्वस थी। डर? डर इस बात का था कि इस बार फिर से ऑर्डर में कोई गलती ना हो जाए। युवान जानता था कि बात इतनी सी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर नर्वस हो तो बता देना। मैं कॉफ़ी बना दूंगा और तुम बस मुस्कुराना। और पहली बार रोशनी ने उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया। डील, लेकिन याद रखना, कॉफ़ी में शक्कर कम होनी चाहिए और बातें ज़्यादा। दोनों मुस्कुराए, लेकिन कैफ़े की खिड़की से बाहर जाती एक नीली परछाई अब भी हवा में तैर रही थी। बाहर रात हो चली थी, हल्की हवा बह रही थी और कैफ़े की सुनहरी रोशनी खिड़कियों से झांक रही थी। अंदर दो जिंदगियां एक खामोशी में धीरे धीरे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। रात अब गहराने लगी थी। बाहर की ठंडी हवा कैफे की खिड़कियों से छनती हल्की रोशनी में घुल रही थी, जैसे शहर की सारी भाग दौड़ थमकर एक सुकून में बदल गई हो। ठंडी हवा अभी बह रही थी और कैफे की खिड़कियों से छनती हल्की सुनहरी रोशनी एक सुकून भरी तस्वीर बना रही थी। कैफे के अंदर की दुनिया बिल्कुल शांत हो चुकी थी। कुछ आखिरी कस्टमर्स अपनी कॉफ़ी के आखिरी घूंट खत्म कर रहे थे। किचन के अंदर रोशनी कॉफ़ी मशीन साफ कर रही थी, जैसे दिन भर की थकावट को भी अपने साथ बहा देना चाहती हो। काउंटर पर युवान अपने लैपटॉप की स्क्रीन में खोया हुआ बैठा था, लेकिन अचानक उसकी नज़रें उठीं और वो सीधे रोशनी की ओर देखा। तुम अब भी काम कर रही हो? कैफ़े बंद होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं रोशनी, उसने थोड़ा चौंक कर कहा। रोशनी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मशीन की सफाई ज़रूरी है युवान, वरना कल जो आएगा वो मुझसे जलन करेगा। और वैसे भी कैफ़े के स्टाफ ने अभी मुझे दिल से वेलकम नहीं किया है, और तुम जानते हो ना, नई जगह एडजस्ट करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। युवान हंसते हुए बोला, तुम तो जैसे कोई कैफ़े चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हो। रोशनी ने शरारती मुस्कान के साथ पलट कर कहा, क्या पता कल कोई जज बनकर ही आ जाए और मेरी स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाए। अपनी ही बातों पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। एक पल की मुस्कान के बाद युवान ने थोड़ी संजीदगी से कहा, वैसे एक बात कहूँ, जो कॉफ़ी तुमने शाम को बनाई थी उसमें कुछ अलग सा था। रोशनी ने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा, सही नहीं बनी थी क्या? युवान ने उसे हल्का सा चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, अजीब तरह से अच्छी थी, जैसे थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा भरोसा और ऊपर से हल्का सा डर। बढ़िया मिक्सचर था। रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ प्लीज़ युवान, अब
अब सीरियसली सीख रही हो ना? युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं सीरियसली तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। कल भी शिफ्ट है ना मेरी, और मैं ये चाहती हूँ कि जब पहला कस्टमर आए तो उसे लगे कि कैफ़े उसके लिए नहीं बल्कि वो कैफ़े के लिए बना है। युवान उसकी तरफ देख ही रहा था। तुम सच में डेडिकेटेड हो, और शायद यही बात तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है रोशनी। रोशनी की आंखों में एक पल के लिए झिझक उभर आई थी। लेकिन शुक्रिया, रोशनी ने झिझकते हुए कहा। लेकिन अभी कॉफ़ी क्वीन बनने की ट्रेनिंग तो बाकी है ना, और ट्रेनर मैं हूँ। युवान ने आंख मारते हुए कहा। तो तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है रोशनी। रोशनी ने बहुत धीमी आवाज़ में लेकिन गहरा जवाब दिया। कभी कभी खराब किस्मत ही इंसान को अच्छा बना देती है। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। रात काफ़ी गहरी थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। खिड़की से आती हवा पर्दों को बार बार छू रही थी और खिड़की के सामने रोशनी खड़ी हुई थी, एकदम चुप। उसकी आंखें बाहर अंधेरे में कुछ तलाश कर रही थीं, या शायद खुद से ही लड़ रही थी। उसके अंदर एक तूफान सा था जो बाहर से कोई नहीं देख सकता था। आज बहुत समय बाद देव की याद फिर से उसके अंदर उतर आई थी। वो शख्स जो कभी उसका पति था लेकिन जिसने उसे कभी अपना नहीं समझा। तुम हमेशा मेरे लिए दुश्मन की बेटी रहोगी रोशनी। देव की वो आवाज़ अब भी उसके अंदर गूंज रही थी। उसकी आंखें नम थीं लेकिन आंसू बाहर नहीं निकले थे। शायद अब वो रो ही नहीं सकती थी क्योंकि भीतर सब कुछ टूट चुका था। अगर नफरत ही करनी थी देव तो उस रात, उस एक रात को क्यों सब कुछ बदलने दिया। उसकी आंखें भीग गई थी लेकिन वो खुद से हार नहीं मानी थी। अब ना तुम वैसे हो देव, और न मैं। इतने वक्त बाद सब कुछ बदल चुका है। वो दीवार से टिककर बैठ गई थी। दूसरी तरफ देव आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। कॉफ़ी मग उसके सामने था। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी जैसे उसका दिल। उसकी निगाहें छत पर थीं और मन में सवाल, जो उस रात हुआ वो प्यार था या सिर्फ एक अट्रैक्शन। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रोशनी का चेहरा था, वो चेहरा जिसकी आंखों में आज भी कुछ कहने की तड़प थी। अब देव के लिए उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती थी। वो उठा और बालकनी की तरफ चला गया था। हवा ठंडी थी लेकिन उसका दिल उससे भी ज़्यादा ठंडा था। मैं उससे नफरत करता था, पर अब क्यों उसकी कमी महसूस होती है मुझे। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी। वही तारे जो पहले बस तारे थे अब रोशनी की याद दिला रहे थे। अगर दादी ने कसम न दी होती तो क्या मैं उसे रोक पाता। लेकिन अभी कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक आवाज़ रह गई थी उसके दिल की, जो धीरे धीरे बदलने लगी थी। अगली सुबह हवा में एक अलग सी ताजगी थी। आकाश हल्का नीला था जिससे रात ने चुपचाप सारे सवाल समेट लिए हों। रोशनी गार्डन में झुकी हुई थी, दोनों हाथों से मिट्टी समेटते हुए पौधों को ठीक कर रही थी। उसकी पलकों पर अब भी नींद की परत थी, लेकिन दिल के बोझ ने रात भर उसे सोने नहीं दिया था। पाइप से पानी बह रहा था और वो बारी बारी से हर पौधे को ऐसे देख रही थी जैसे उनमें कोई उम्मीद बो रही हो। तभी बू, एकदम धीमी फुसफुसाहट उसके कानों के पास गूंजी। रोशनी का दिल जोर से धड़क उठा था। वो एकदम पीछे मुड़ी और सामने युवान को खड़ा पाया। आंखों में वही बचकानी सी मुस्कान जो हर बार उसे थोड़ा गुस्सा और थोड़ा हंसने पर मजबूर कर दिया करती थी। युवान, क्या ज़रूरत थी इस तरह डराने की, वो भी सुबह सुबह। वो हल्का सा झुंझलाई, लेकिन उसकी आवाज़ में नाराज़गी से ज़्यादा थकान थी। तो फिर तुम डरना बंद कर दो। तुम डर क्यों गई? युवान ने कंधे उचकाते हुए कहा। रोशनी ने बिना जवाब दिए पाइप उठाया और अगले ही पल पानी की ठंडी बौछार सीधे युवान पर कर दी थी। अरे अरे रोशनी, बस बंद करो। युवान पीछे हटता गया था लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। अब भी बचपना नहीं गया ना तुम्हारा युवान? रोशनी मुस्कुराई और पहली बार उस मुस्कान में हल्कापन था। रुक जाओ रोशनी, अब तुम्हारी बारी है। युवान उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन तभी गीली मिट्टी होने की वजह से रोशनी का पांव फिसल चुका था और वो थोड़ा लड़खड़ा गई थी। लेकिन युवान ने फौरन उसका हाथ थाम लिया था। पाइप रोशनी के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया था, लेकिन पानी अब भी बह रहा था। रोशनी और युवान बेहद पास थे, इतने पास कि उनकी सांसें एक दूसरे से उलझने लगी थीं। रोशनी का चेहरा हल्का सा भीगा हुआ था। उसकी पलकें उठी तो युवान की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बेचैनी नहीं थी, चाहत थी। रोशनी, उसकी आवाज़ धीमी थी जैसे किसी अनकहे एहसास ने उसे छू लिया हो। क्या है, बोलो युवान। रोशनी की फुसफुसाती आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना तो सब भूल जाता हूँ रोशनी, यहाँ तक कि खुद को भी। रोशनी ने जैसे ही अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़नी शुरू की। युवान, आज क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? रोशनी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज़ में हंसी भी थी और झुंझलाहट भी और एक हल्की सी घबराहट भी। लेकिन वो घबराहट तब और बढ़ गई थी जब युवान ने अचानक उसका हाथ फिर से थाम लिया था, इस बार पहले से ज़्यादा मजबूती से। रोशनी, उसकी आवाज़ अब और धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनदेखा पागलपन सा उतर आया था। युवान, छोड़ो मेरा हाथ, रोशनी ने धीमे से कहा।
लेकिन उसके शब्दों में कोई ठोस विरोध नहीं था। युवान ने उसकी बात सुनी, लेकिन मानो सुनी ही नहीं थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। उसकी सांसें अब रोशनी के चेहरे से टकरा रही थीं। तुम्हें पता है ना, तुम जब मना करती हो मुझे तब और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो, उसने धीमे से कहा। युवान, इस तरह का मजाक सही नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसके शब्द वहीं रुक गए थे। युवान ने एकदम अचानक पूरी शिद्दत से उसके होठों को छू लिया था, जैसे किसी तड़प ने उसे छुआ हो। रोशनी युवान की शिद्दत को महसूस कर पा रही थी। उसकी सांसें अटक गई थी। उसने युवान को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। युवान, स्टॉप! उसने फिर से कोशिश की, लेकिन उसके खुद के हाथ भी कांप रहे थे। वो चाहती थी कि ये सब रुक जाए, पर फिर वो खुद भी नहीं रुकी थी। उसकी उंगलियां, जो पहले युवान को दूर कर रही थीं, अब उसके कॉलर को थाम रही थीं। वो नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। ये गलत था या शायद बहुत गलत, लेकिन वो कुछ पल के लिए खुद को खो बैठी थी। युवान की हथेलियां अब भी उसकी पीठ को छू रही थी और उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा अब भी जुनून से भरा हुआ था। युवान अब भी रोशनी से अलग होना नहीं चाहता था। उसका माथा अब भी रोशनी के माथे से लगा हुआ था। आई लव यू रोशनी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उस धीमेपन में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक वजह से पागलपन था। रोशनी को जैसे ही होश आया, उसके हाथ अचानक से ढीले पड़ गए थे। उसने युवान को एक झटका देकर खुद से दूर किया। ये क्या कर रहे हो तुम युवान? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो खुद को छूते हुए 2 कदम पीछे हट गई थी, जैसे खुद से ही भाग रही हो। रोशनी! युवान ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो जुनून नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। नहीं, रोशनी की आंखों में डर था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैंने ये क्या कर दिया? वो लड़खड़ाते कदमों से पलटी और कमरे की ओर दौड़ पड़ी थी। युवान भी फौरन उसके पीछे भागा था। रोशनी प्लीज़ रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक रोशनी अपने कमरे में घुस चुकी थी और दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया था। रोशनी मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो, युवान ज़ोर ज़ोर से कह रहा था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। रोशनी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा, मैंने समझा, प्लीज़ कुछ मत बोलो युवान। उसकी घुटी हुई आवाज़ कमरे के अंदर से आई। बस अब कुछ मत बोलो युवान। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि खुद से नफरत भी झलक रही थी। मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाई? ये सब गलत है, बहुत गलत। वो खुद से बड़बड़ा रही थी। कमरे के अंदर रोशनी ज़मीन पर बैठी हुई थी, अपने घुटनों में मुँह छुपाए। आंसू उसके गालों पर गिरते जा रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। रोशनी बार बार अपनी मांग में लगे सिंदूर और गले में पड़े मंगलसूत्र को देख रही थी। उसका बदन कांप रहा था। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वो खुद से बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज़ में घुटन थी और आंसू में खुद से नफरत झलक रही थी। मैं अभी भी देव की पत्नी हूँ, और फिर भी किसी और को छूने दिया खुद को। उसके शब्द खुद उसके लिए जहर जैसे थे। वो अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़ रही थी जैसे कोई दाग मिटा देना चाहती हो। मैंने ये सब क्यों? रोशनी की आवाज़ टूट रही थी। वो उठी, आईने के सामने गई और खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब खुद से ही नफरत झलक रही थी। ये मैं नहीं हो सकती। मैं ऐसी नहीं थी। उसने पानी का गिलास उठाया और ज़मीन पर पटक दिया था। कांच बुरी तरह से चटक गया था, लेकिन उसके अंदर की टूटन और भी तेज़ हो गई थी। मैं युवान के सामने कैसे कमज़ोर पड़ गई? मैं कैसे टूट गई उसके सामने? बाहर से युवान की आवाज़ आई। रोशनी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, रोशनी चीखी। तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है युवान। तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। तुम्हारी आंखों में वो चाहत थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल खो बैठे, और मैं उसमें बह गई। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है युवान, कसूर मेरा है। मुझे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी किसी और को अपने दिल के हिस्से में जगह नहीं दूंगी, लेकिन आज शायद मैंने वो वादा तोड़ दिया। वो वापस ज़मीन पर बैठ गई थी। उसने अपनी मांग के सिंदूर को छुआ और उसकी उंगलियों से बहते आंसू उसी सिंदूर को धुंधला कर रहे थे। अब मैं अपने आप से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? बाहर से अभी युवान की आहट थी, लेकिन रोशनी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। उसने बस खुद को, अपनी यादों को, अपनी शर्म और अपने आंसुओं में कैद कर लिया था। कमरे के बाहर युवान अब भी खड़ा हुआ था। रोशनी, मेरी बात सुनो,
तुमने कुछ गलत नहीं किया है। किसी से प्यार करना गलती नहीं होती। रोशनी ने तड़पते हुए जवाब दिया। लेकिन किसी और की पत्नी होते हुए किसी और को दिल में जगह देना पाप होता है युवान, ये तुम नहीं समझोगे। मैं अभी भी देव मल्होत्रा की पत्नी हूँ। कमरे के बाहर युवान अब भी खड़ा हुआ था, लेकिन अब दरवाजे पर हाथ मारना बंद कर चुका था। उसकी आंखें दरवाजे की दरार पर टिकी हुई थीं, जिससे उसे यकीन हो कि वह उस पार के आंसुओं को महसूस कर सकता है। मैंने उसे तकलीफ दी है, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे दीवार से टिककर ज़मीन पर बैठ गया था। वह बस बार बार यही कह रहा था कि खुद को माफ़ कर दो रोशनी, और मुझे भी। इतना कहकर युवान पीछे हट गया था। उसका चेहरा भारी था, आंखों में थकावट, लेकिन दिल में एक ठोस यकीन कि रोशनी को पाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे टूटने से बचाना। युवान ने दरवाजे के पास खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां बेचैनी से बालों में उलझ रही थीं। उसकी आंखों में थकावट थी, जैसे उसने खुद से ही सवाल किया हो, क्या मैंने सही किया था या गलत। रोशनी की आंखों में एक असमंजस था, लेकिन साथ ही वे आहत भी दिख रही थी। युवान की आवाज़ में टूटा हुआ सा दर्द था, जैसे वह खुद को ही समझा रहा था। तूने ये क्या किया युवान? तूने रोशनी को तकलीफ दी, जिसकी आंखों में तू एक आंसू नहीं देख सकता था। तुम जाओ यहाँ से युवान। रोशनी की आवाज़ धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें एक बेबसी थी। वह अपने जख्मों को धीरे धीरे भरने की कोशिश कर रही थी, और युवान ने फिर से उन जख्मों को खुरेद दिया था। उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपाया और एक गहरी सांस ली। मुझे बस उससे प्यार है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ना ही मुझे कोई हक चाहिए, ना कोई रिश्ता। लेकिन ये जो मैंने किया, ये प्यार नहीं था, ये पल भर की कमज़ोरी थी। कुछ देर वह चुप रहा, जैसे शब्दों के लिए सही वक्त तलाश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आवाज़ इस बार और भी धीमी हो गई थी, जैसे वह खुद से ही बातें कर रहा हो। मुझे माफ़ कर देना रोशनी, मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था। वह पल भर के लिए रुका और फिर से कहा, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं था, और ना ही इसे मैं कभी गलत मानूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई का एक ठोस यकीन था, लेकिन दिल में थकी हुई शांति थी। इतना कहकर युवान धीरे धीरे पीछे हट गया था। उसका चेहरा भारी था, आंखों में थकावट, लेकिन दिल में एक मजबूत विश्वास की रोशनी थी। युवान बाहर जाने के बाद कैफ़े की तरफ बढ़ गया था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि उसने रोशनी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उसकी गलती उसे अब और भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। कैफ़े में बैठे हुए वह सिर्फ अपनी गलतियों को याद कर रहा था। कैफ़े पहुंचकर युवान ने अपना केबिन लॉक कर लिया था, और वह लगातार अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था कि मुझे एक बार रोशनी के बारे में भी सोचना चाहिए था। मैंने सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन रोशनी की नहीं। क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था? उसकी नज़रों के सामने बस एक ही ख्याल था, क्या ये सच में प्यार था? लेकिन हर सवाल का जवाब उससे खुद ही टकरा रहा था। शाम को जब वह कैफ़े से घर वापस आया तो सब कुछ बहुत अजीब सा था। रोशनी ने उसे आते देखा तो खिड़की से बाहर देखने का बहाना बना लिया था। यह स्पष्ट था कि वह जानबूझकर उससे बचने की कोशिश कर रही थी। युवान ने महसूस किया कि अब वे अनजाने में ही सही, लेकिन एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। वह कुछ समय तक खड़ा रहा था, लेकिन कमरे में वह शांति और खामोशी महसूस कर रहा था। माया रंधावा जो ये सब देख रही थीं, चुपचाप दोनों की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच। उन्हें दोनों के बीच ही एक अजीब सी टेंशन पनपती दिख रही थी, और दोनों एक दूसरे से बात करने से बच रहे थे। माया ने मुस्कुराते हुए दोनों की इस अनकही चुप्पी को समझ लिया था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं था। वह जानती थी कि युवान और रोशनी के बीच कुछ तो होने वाला था, लेकिन वह चाहती थी कि वे अपनी लड़ाई को खुद ही सुलझाएं और खुद ही अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करें। वह रोशनी के लिए युवान की फीलिंग्स को बहुत पहले से ही जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं था। माया का दिल सिर्फ यही कह रहा था कि दोनों को अपने दिलों में पल रही उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, और वह चुपचाप उन दोनों की कहानी में शामिल होकर समय आने पर उन्हें सही दिशा दिखाने का इंतजार कर रही थी। रात के खाने का समय हो चुका था। टेबल पर सब कुछ सजा हुआ था, गरम रोटियां, दाल, सलाद, लेकिन थालियों से ज़्यादा सन्नाटा भरा पड़ा था। माया रंधावा कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में चम्मच था, लेकिन उनका पूरा ध्यान खाने में नहीं, उन दो चेहरों के बीच टकरा रही खामोशी पर था। युवान चुपचाप सब्जी ले रहा था और रोशनी रोटी तोड़ रही थी, लेकिन दोनों की नज़रें एक भी बार एक दूसरे से नहीं मिली थीं।
और ना ही रोज़ाना की तरह उन्होंने एक दूसरे से बात की थी और ना ही प्यार भरा झगड़ा किया था। माया रंधावा को उनके बीच की ये खामोशी कुछ अजीब सा ही फील करा रही थी। माया की आंखें कभी युवान पर रुकती तो कभी रोशनी के चेहरे को पड़ती। कुछ देर बाद उन्होंने चुप्पी को तोड़ा और एकदम सीधे पूछा, क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? उनकी इस बात ने सन्नाटे को और ज़्यादा गहरा कर दिया था। या फिर तुमने कैफ़े में रोशनी से ज़्यादा काम कराया है युवान? उन्होंने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आवाज़ में जिज्ञासा साफ थी। युवान ने सिर उठाया लेकिन कुछ बोला नहीं था। रोशनी ने रोटी का एक टुकड़ा बनाया लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। नहीं माया आंटी, रोशनी ने बिना ऊपर देखे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर तुम दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। माया ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन उनकी नज़रें अभी युवान पर थीं। फिर तुम इतने चुप क्यों हो युवान? युवान ने गहरी सांस ली और बहुत संभली हुई आवाज़ में कहा, बस मैं थक गया हूँ माँ। थक तो रोशनी भी जाती है युवान, और रोज़ तुम कैफ़े में काम करते हो लेकिन रोज़ तो नहीं थकते। आज इतना ज़्यादा क्या काम आ गया कि तुम दोनों ही थक चुके हो? ना कोई बात, ना कोई हंसी मजाक, जिसे एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो। मुझे तो आज घर में भी हॉस्पिटल वाली फीलिंग्स आ रही हैं, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। मुझे तुम दोनों से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करोगे। लो मैंने मान लिया, रोशनी तो फिर भी कम बोलती है, लेकिन तुम तो कभी चुप नहीं रहते। माया का जवाब नरम था लेकिन निशाना सीधा। क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो? रोशनी ने पहली बार नज़र उठाई और माया की ओर देखा और फिर युवान की ओर, और तुरंत ही आंखें फेर ली थी। माया अब समझ चुकी थी लेकिन उन्होंने कोई जोर नहीं डाला था, बस मुस्कुराई और थाली की तरफ देखने लगी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मन हल्का करना हो तो मुझे बताना मत भूलना कि तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ है। कभी कभी माँ जैसी बातें माँ नहीं, एक दोस्त भी कर सकती है। यह कहकर उन्होंने रोशनी की तरफ देखा और धीमे से उसकी हथेली पर हाथ रख दिया था। रोशनी का गला भर आया था। उसने सिर हिलाया लेकिन कुछ कह ना सकी थी। युवान अब भी चुपचाप बैठा हुआ था। माया रंधावा ने एकदम कैजुअली कहा, रोशनी दाल का बाउल युवान को पास कर दो ना बेटा। रोशनी के हाथ एक पल के लिए रुक गए थे। उसने बिना नजरें उठाए बाउल उठाया और धीरे से युवान की तरफ बढ़ा दिया था। युवान ने भी कुछ न कहकर बस अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ एक दूसरे के करीब आए उनकी उंगलियां टकरा गई थीं। सिर्फ एक हल्की सी टच थी, लेकिन जैसे करंट दौड़ गया था दोनों के बीच। रोशनी के चेहरे पर हल्की घबराहट झलक पड़ी थी और वो एक पल में पूरी तरह से घबरा गई थी। उसके हाथ कांपे और बाउल अचानक उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। गर्म दाल उसके हाथ पर गिर पड़ी थी। रोशनी की चीख निकल गई थी। वो झटके से पीछे हट गई थी। गर्म दाल पूरा उसके हाथ पर गिर चुकी थी, लेकिन अगले ही पल रोशनी, युवान की आवाज़ बिजली सी कड़क उठी थी। वो एकदम घबरा गया था। वह अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ लपका। उसने ना आओ देखा ना ताओ, टेबल पर रखा पानी झट से उठाया और रोशनी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। इतना गर्म था, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिर तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है रोशनी? पता कितनी जलन हो रही होगी। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अगर तुम्हें चोट पहुँचती है तो मेरा दिल में तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? उसकी आवाज़ कांप रही थी, गुस्से से नहीं तड़प से। युवान, माया ने हैरानी से कहा। उनकी आंखें उस चेहरे को देख रही थीं जो जैसे रोशनी का दर्द खुद जी रहा था। सॉरी आई एम सॉरी रोशनी, मैं नहीं चाहता था। ये जलन। वो उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर हवा देने लगा था, जैसे उसे और कोई इलाज सूझ ही नहीं रहा हो। तुम ठीक हो ना? बोला ना रोशनी प्लीज़। उसकी आवाज़ अब भी टूट रही थी। आंखों में बेतहाशा बेचैनी थी और वही पुरानी मोहब्बत, लेकिन इस बार खुलकर। रोशनी उसकी इस तरह की केयर को देखकर स्तब्ध रह गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसका चेहरा युवान की तरफ देखे जा रहा था। माया रंधावा भी अब चुप थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक नर्म मुस्कान थी। वो सब कुछ समझ चुकी थीं और शायद अब वे पहली बार दिल से चाहती थीं कि रोशनी का दर्द बांटने वाला भी कोई अपना ही हो। रोशनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। आज उसका दिल युवान के करीब आने पर धड़कना ही भूल गया था। उसने अपनी सोचों को झटका दिया और जैसे ही कदम बढ़ाया, उसकी नज़रों के सामने अजीब सी धुंध छाने लगी थी। उसके कदम चंद दूर चलने पर ही लड़खड़ाने लगे थे। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने बामुश्किल बिस्तर का सहारा लिया। अगले ही पल एक जोर की जलन उसके सीने से उठी और वह मुंह पर हाथ रखते हुए बाथरूम की तरफ भागी। दरवाज़ा खुलते ही
उल्टियों की तेज आवाज़ कमरे की खामोशी को तोड़ गई थी। वह घुटनों के बल बाथरूम के फर्श पर बैठ गई थी और सांसें बेतरतीब थीं और उसके माथे से पसीना झलक रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे ज़मीन पर गिर गया था। उलझे बाल, कांपता बदन और अधखुली आंखें जो कि अब बस अंधेरे में खो रही थीं। क्या रोशनी की बेहोशी सिर्फ थकावट का नतीजा थी या कुछ और? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको युवान और रोशनी की जोड़ी कैसी लगती है या फिर देव और रोशनी की जोड़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।